एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर केमिस्ट्री क्लास। हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे और आज एक लेटेस्ट वीडियो आपके पास जाने वाला है जिसमें हम पीरियोडिसिटी के बारे में एक्चुअली में समझेंगे। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है ये समझेंगे और पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज भी समझेंगे। साथ ही कुछ प्रॉपर्टीज को भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मतलब जो आप पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, दैट इज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें जो एलिमेंट्स को रखा गया है ग्रुप वाइज कहिए या आप पीरियड वाइज कहिए, उन एलिमेंट्स को उस प्रकार ही क्यों रखा हुआ है इसका आपको एक्चुअल मतलब समझ में आएगा आज का वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमने हेडिंग ही लगाया है क्या, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो पहले इस बात को समझिएगा कि पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है। व्हाट इज पीरियोडिसिटी? पीरियोडिसिटी का मतलब होता है रिपीट आफ्टर सम इंटरवल। मतलब सेम, अच्छा, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है कि कुछ प्रॉपर्टीज रिपीट होंगे कुछ इंटरवल के बाद। कुछ प्रॉपर्टीज, अब कुछ प्रॉपर्टीज क्या है आगे डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा हम एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एक पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि कोई एलिमेंट कितना मोटा है या कितना पतला है। अरे एक प्रॉपर्टी हो गया मोटा पतला, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ऐसे केमिस्ट्री में कुछ प्रॉपर्टीज होंगे जिसके बारे में आगे डिस्कशन होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मतलब मोटे लोगों को एक तरफ रखा जाएगा, पतले लोगों को एक तरफ रखा जाएगा। अब ये मोटा पतला के बारे में डिस्कशन आगे होगा भाई। तो समझ में आया? पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? प्रॉपर्टीज कुछ सम इंटरवल के बाद क्या होंगे, रिपीट होंगे। मतलब मोटा आदमी मोटा आदमी मोटा आदमी पतला आदमी, फिर मोटा आदमी मोटा आदमी मोटा आदमी पतला आदमी, मतलब सम इंटरवल के बाद चीजें रिपीट होंगे। बात स्टार्ट कर रहे हैं पहला पॉइंट से। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं हट जाता हूं, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बिकॉज यहां पे कुछ चेंजेस होंगे तो डिस्टर्बेंस होगा। हम हट रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट के साथ। क्या है? द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन after a definite period is the cause of periodicity of properties of element। ये जो periodicity होता है, मतलब जो प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन होता है, उसके पीछे का कारण कौन है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन कारण है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो टाइप होता है वो रिपीट कर जाता है। कैसे? अगर आप देखना चाहते हैं हम थोड़ा देर में दिखाएंगे आपको। क्लियर है कि नहीं? फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेम टाइम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक डिफाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या होता है, रिपीट कर जाता है, सेम टाइप का आ जाता है। इस वजह से चूंकि सेम टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखने वाले सारे एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज भी सेम होंगे। दिस पीरियोडिक टेबल इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन अफबाउज प्रिंसिपल एंड अफबाउज प्रिंसिपल टेल्स अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। यस और नो? लिखाया था एक जगह पे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी, अफबाउ प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है। अफबाउ प्रिंसिपल क्या बताता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद किसी भी पीरियड में प्रेजेंट एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर टाइप के हो जाते हैं। इसी वजह से जो उनके प्रॉपर्टीज होते हैं वो क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं थोड़ा बहुत मैं दिखाता हूं। आप एस ब्लॉक एलिमेंट का बात करेंगे। एस ब्लॉक, बच्चा एस ब्लॉक एलिमेंट में दो ग्रुप है, यस और नो? दो ग्रुप है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 के जितने एलिमेंट है उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लास्ट में NS1 आएगा और ग्रुप नंबर 2 में NS2 आएगा। मतलब आप अगर ध्यान दें तो पहला एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 1 इज हाइड्रोजन, क्या आएगा? 1s1। उसके जस्ट नीचे अगर मैं यहां लिखूं, देखो ध्यान से, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, समझ में आ रहा? लिख दिया। इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 मिनट में बता सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका लास्ट में क्या लिखा रहेगा? 1s1। इसका लास्ट में क्या लिखा रहेगा? 2s1। इसका लास्ट में क्या लिखा रहेगा? 3s1, 4s1, इसका 5s1 और इसका 6s1। समझ में आ रहा है? व्हाट इज n हेयर? पीरियड का नंबर। फर्स्ट पीरियड में 1s, सेकंड पीरियड में 2s, थर्ड पीरियड में 4s। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसी तरह से अगर सेकंड पीरियड के एलिमेंट, सॉरी, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स को लिखना चाहें तो फर्स्ट पीरियड में तो एलिमेंट होता नहीं है, और कहां से होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। उसके बाद क्या होता है यहां पर? बेरिलियम। बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, कैल्शियम,
स्ट्रॉन्टियम, रेडियम, यस और नो, बेरियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम, रेडियम ना, एक बार चेक कीजिएगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम, रेडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम, रेडियम, क्लियर है। तो बच्चा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो लास्ट वाला बता सकते हैं क्या होगा, यहां पे बता रहे हैं NS2, क्या होगा NS2, N क्या है पीरियड का नंबर, तो कौन सा पीरियड में बेरिलियम है, सेकंड पीरियड में, तो क्या होगा यहां पे 2s2, क्लियर है कि नहीं। इसमें क्या होगा 3s2, इसमें क्या होगा 4s2, आप चेक कर सकते हैं सभी का बना के, लास्ट में यही आएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, चेक करो बैठ करके, क्या कर रहे हो, चेक करो बैठ करके कि बेरिलियम का लास्ट में क्या आता है 2s2। अरे भाई बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4 है, तो 1s2 2s2 लास्ट में आया 2s2। उसी तरह से मैग्नीशियम का भी लास्ट में क्या आएगा 3s2, 1s2 2s2 2p6, फिर क्या आता है 3s2। सो सेम चीज, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी एलिमेंट का है, समझ में आ रहा कि नहीं। सिमिलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट्स आफ्टर some interval of time, and this repetition can be seen by the help of electronic configuration, and this electronic configuration is the cause behind the periodicity in properties। इस सेम टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, इस वजह से इन सभी एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज जो है वो क्या है सेम है, इनके प्रॉपर्टीज सेम है, इनके प्रॉपर्टीज सेम है, बट इनमें कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन एक गैस है, बाकी सब मेटल है, इनमें जितने भी है सब मेटल है, इनको आप क्या कहते हैं एल्कली मेटल्स, इनको क्या कहते हैं एल्कली अर्थ मेटल्स या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, मतलब यहां पर बेस हमने किसको बनाया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है सम इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या होता है रिपीट करता है, और यही कारण है प्रॉपर्टीज रिपीट होने का। समझ में आ रहा, क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है, मोटा पतला, कोई एलिमेंट मोटा है कोई एलिमेंट पतला है ऐसा कुछ नहीं होता, आगे डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, आगे बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यूज, आज के समय के हिसाब से अगर हम सोचें, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज इंडिकेटेड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आपको पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, किसी भी एलिमेंट के सबसे बाहर जो प्रेजेंट ऑर्बिट है उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यस और नो। तो अगर आपसे पूछे जरा बताइएगा फटाक से सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो आप क्या कीजिएगा सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा 1s2 2s2 2p6 3s1, ये 11 नंबर एटॉमिक नंबर होता है। तो सबसे बाहर का ऑर्बिट क्या है चेक कीजिएगा, ये पहला ऑर्बिट K, ये दूसरा ऑर्बिट L, ये तीसरा ऑर्बिट M। M मतलब लास्ट ऑर्बिट है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसका 1 होता है उसको फर्स्ट ग्रुप में रखा जाता है, यस और नो, सोडियम इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट ग्रुप, क्लियर है कि नहीं। मतलब सेकेंड ग्रुप के जितने एलिमेंट्स है उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2, कितने होंगे 2, याद रखिए इस बात। अच्छा, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होगा उसको कहां रखा होगा, ग्रुप नंबर 3 में नहीं, ग्रुप नंबर 13 में, P ब्लॉक में चले जाएंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भाई, पहले S ब्लॉक पढ़ोगे तुम, उसके बाद क्या पढ़ोगे P ब्लॉक, और P ब्लॉक में जो ग्रुप स्टार्ट होता है वो कहां से स्टार्ट होता है 13 से लेकर 13 14 15 16 17 18, 18 को कभी कभी 0 भी बोलते हैं, क्लियर है कि नहीं। ये जो 13 नंबर ग्रुप के एलिमेंट जितना भी आपको दिख रहा है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 3 होता है। चेक कीजिएगा, एक एलिमेंट ले लीजिए कोई भी एग्जांपल, जैसे कि बोरॉन है, बोरॉन कितना है एटॉमिक नंबर 5, क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p1, बोलो क्लियर है कि नहीं। जरा ध्यान दीजिएगा, K में कितना इलेक्ट्रॉन 2, L में कितना इलेक्ट्रॉन, L मतलब 2, समझ में आ रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन 2 और 1 3, कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 3, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्लियर है कि नहीं है। तो 13 नंबर ग्रुप में ये प्रेजेंट है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 3 है। तो हम आपको सिर्फ इतना यहां समझाना चाह रहे हैं, क्या, तो चलो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न व्यूज, आज के समय के हिसाब से अगर हम सोचें द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन
एलिमेंट इज इंडिकेटेड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट। आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनिएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 नहीं है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 2 + 1 3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई बच्चा सोचता है सर यहां तो ऑर्बिट 2p है, 1 इलेक्ट्रॉन तो 1, ये ऑर्बिट नहीं है। 2p इज नॉट ऑर्बिट, दिस इज ऑर्बिटल। और इस पूरा ऑर्बिट का बात हो रहा है 2 जितना 2 है सबको जोड़ करके बताने का। क्लियर है कि नहीं? और अगर आपको कंफ्यूजन हो कभी भी, याद रखिएगा, अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो इस तरह का, तो हम इसके लिए ट्रिक बताएंगे आगे जाकर के। एस ब्लॉक के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, पी ब्लॉक के लिए, डी ब्लॉक के लिए, ऐसे बताएंगे। क्लियर है कि नहीं? वैसे डी ब्लॉक का डायरेक्टली बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डी ब्लॉक का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, बदलते हैं। आपने सुना होगा कि Fe 2+ भी होता है और Fe 3+ भी होता है, सुना? फेरस एंड फेरिक, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के चेंज के होने की वजह से होता है। सो डी ब्लॉक में थोड़ा सा परेशानी है, जिसको 12th क्लास में पढ़ना है। सो डोंट वरी, हमारा अभी टारगेट एस एंड पी ब्लॉक है, तो यहां प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे बात करें हम, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कशन होगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या कह रहे हैं यहां पर, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी एलिमेंट का जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, किसी एलिमेंट के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी एलिमेंट के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अगर किसी का सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगा, सेम होगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर डिफरेंट है तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे, डिफरेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमने अभी डिस्कस किया कि जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 है, जैसे कि सोडियम है, हमने अभी बात किया ना, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंसियम है, इन सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 होगा। यस और नो? क्योंकि लास्ट में आप क्या लिख रहे होते हो इसमें, याद आ रहा है, NS1। यस और नो? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लास्ट में यहां क्या लिख रहे होते हैं, 2s1, यहां 3s1, यहां पर 4s1। तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक्चुअली में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 1। इसका मतलब सभी का केमिकल प्रॉपर्टी सेम। क्लियर है कि नहीं? यहां पे ये बात कर रहा है कि द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर डिपेंडेंट ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है कि नहीं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम। आगे बात कर रहे हैं, वेरिएशन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लीड्स टू द वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज। जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बदलेगा, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ना सर, NS1 होता है। उसी तरह से जब इसके बगल में, इसके जस्ट नेक्स्ट में क्या है ना, सोडियम के बाद क्या लिखते हैं बाबू, मैग्नीशियम, सोडियम मैग्नीशियम, अच्छा, बेरिलियम मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम रेडियम। ये एलिमेंट्स याद है कॉलम वाइज ना? अगर आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो लास्ट में क्या होता है, NS2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है तो इनके केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगे, समहाउ डिफरेंट होंगे। लिख रहा था, वेरिएशन इन इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लीड्स टू द वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज। मतलब जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट चेंज होगा, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया है बच्चे? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। आफ्टर अ डिफाइनाइट इंटरवल recurrence of similar electronic arrangements takes place when the number of valence electron is the same। बोल रहा है कुछ समय के बाद, जैसे बच्चा NS1 से शुरू किए, फिर NS2 हुआ, उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे, चेंज होता जाएगा, फिर वापस तो यही आएगा। फिर जब वापस यही आएगा तो सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। मतलब कुछ समय के बाद, सम इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट होता है। सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट होने की वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम आता है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम आने की वजह से प्रॉपर्टीज उनका सेम आ जाते हैं। यही कह रहा है, ध्यान रखिएगा। आफ्टर अ डिफाइनाइट इंटरवल, रेकरेंस मतलब क्या होता है, रिपीट होना, ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस व्हेन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज द सेम। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम आएगा कुछ समय के बाद, तो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम आएगा। डन? आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा।
द थिंग दैट आर रिटन इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब जो पीरियोडिक टेबल हमारे पास आज है वो पूरी इस बात पर डिपेंड है कि किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इस वजह से उस एलिमेंट को वहां रखा गया है। क्लियर है कि नहीं? सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रखा गया। आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, शुरू में ही बात किए कि पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आने का मतलब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज सेम है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का मतलब प्रॉपर्टीज का रिपीट होना। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज मतलब प्रॉपर्टीज का रिपीट होना। ध्यान दीजिएगा, लिख रहा है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उतना देर से वही चर्चा कर रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली कहें तो हम कह रहे थे भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट तो केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट। इनडायरेक्टली कैसे? अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है ना तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम होता है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर सेम होता है तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। तो इनडायरेक्टली देख पा रहे हैं, तो डायरेक्टली बोलिए या इनडायरेक्टली बोलिए, किसी भी एलिमेंट का जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है वो किस बात पर डिपेंड करता है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। लिख रहा है, फिर से पढ़ रहे हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड सो आर रेगुलर ग्रेडेशन ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड और फ्रॉम द टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। देखो ध्यान से, अगर टॉप टू बॉटम चल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका क्या है? सेम है। इधर भी सेम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यस और नो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, लेकिन जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा कि नहीं होगा? चेंज हुआ ना। 1s1 था, यहां पे क्या हो गया? या फिर ns बोलिए, ns1 है, यहां पर ns2 है। चलिए एक काम करते हैं और थोड़ा सा इसके लेवल को बढ़ाते हैं। ध्यान दीजिए, ये सब बातें हो चुकी है तो हम ऊपर के पॉइंट्स को मिटा रहे हैं चीजों को समझाने के लिए, और थोड़ा फील आएगा, मजा आएगा। ध्यान दीजिए, आपने एस ब्लॉक एलिमेंट को देखा, थोड़ा टाइम लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एस ब्लॉक दो ग्रुप है आपका, ग्रुप 1 ग्रुप 2, ठीक है। इनके एलिमेंट्स कैसे लिखते हैं? ऐसे, हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम, सोडियम। एक काम करते थोड़ा सटा के लिखते हैं, नहीं तो जगह की कमी हो जाएगा। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसी। ओके, ग्रुप 2 का बात करते हैं। हाइड्रोजन के सेंटर में तो कुछ नहीं होता फर्स्ट पीरियड में, सेकंड में होता है। क्या होता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है। हम बोल रहे हैं ग्रुप 1 का जो एस ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, आप नोट कर सकते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ध्यान रखिएगा, NS1 से 2। पहला वाला का क्या होगा? NS1, दूसरा वाला का क्या होगा? NS2। अगर यही बात हम P ब्लॉक के बारे में बात करें, P ब्लॉक, तो P ब्लॉक का कहानी शुरू होता है ग्रुप नंबर 13 से। ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, 17 एंड ग्रुप नंबर 18। इतना कहानी चलता है। क्लियर है कि नहीं? सारे एलिमेंट्स आप लिख सकते हैं ग्रुप वाइज, याद किए हुए हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, लास्ट में क्या होता है, याद रखिएगा। ये तो आपका NS2 तो होगा ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, या फिर लास्ट वाला खाली हम बता दें अगर तो भी चलेगा। उसके बाद क्या होता है? NP126। कैसे ना, इसका क्या होगा? ग्रुप नंबर 13 में सबसे पहला एलिमेंट बच्चा क्या होता है, बोलो? बोरॉन। बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है मालूम है? बोलो रे, बोलो रे। बोरॉन का 5 है ना, तो 1s2, फिर क्या होता है? 2s2, 2p1 होता है कि नहीं? ये लास्ट का 2 लाइन यहां लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है कि नहीं? और ये 2 इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये सेकंड पीरियड में है। आपको पता होना चाहिए फर्स्ट पीरियड में P ब्लॉक में सिर्फ एक एलिमेंट होता है, दैट इज हीलियम, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है। क्लियर है कि नहीं? ये बातें छोटा छोटा बातें दिमाग में रखना होगा। क्लियर है कि नहीं? इसीलिए 2 वाला यहां पे NS2, NP1 से लेकर 6, अगर यहां पर 2p1 हुआ है, यहां पर क्या होगा? 2p2, यहां पर क्या होगा? 2p3, यहां पे 2p4, यहां पे 2p5, यहां पे 2p6।
अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? 6 खत्म हो गया। अब बोलोगे नहीं सर इसके नीचे ये किसका है? लास्ट वाला। अच्छा बोरॉन, उसके बाद बोलो रे 5 के बाद क्या होता है? 6। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? नियोन। इसके नीचे क्या होता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन। इसके नीचे क्या होता है? आर्गन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन बच्चा लास्ट में क्या होगा ना, यहां पर 3p6 होगा। दिस इज कंफर्म। लास्ट में 2p6 है तो यहां पे क्या होगा? 3p6। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो हमने ये लाइन पढ़ा, एक बार और रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड शोज अ रेगुलर ग्रेडेशन, माने रिपीटेशन ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो एक हमको सिमिलर पैटर्न देखने को मिलता है। क्या? जैसे कि आप देख पा रहे हैं NS2 सब में होगा, 2s2 सब में होगा, इसमें भी 2s2, इसमें भी 2s2, इसमें भी 2s2, इसमें भी 2s2, सब में 2s2 होगा। और लास्ट में क्या होगा? या तो 2p1 होगा, यहां देखिए लिखा 1 to 6, 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। एक रेगुलर ग्रेडेशन आपको देखने को मिल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और ये खूबी आपको टॉप टू बॉटम भी देखने को मिल रहा है। देखिए नियोन से हमने किस में किया? आर्गन में। तो यहां पे अगर 2p6 है तो यहां 3p6 होगा, दिमाग से ऑटोमेटिक आ रहा है। तो एक रेगुलर ग्रेडेशन आपको देखने को यहां पर मिल रहा है। या तो आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चले तब भी रेगुलर ग्रेडेशन मिलेगा, आप टॉप टू बॉटम चले तब भी रेगुलर ग्रेडेशन मिलेगा। टॉप टू बॉटम चलेंगे अगर तो सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पीरियड का नंबर खाली बदलते जाएंगे हो जाएगा। और लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि एस ब्लॉक के लिए NS1 या NS2, पी ब्लॉक के लिए NS2 NP1 to 6, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ में आ गया है ये बात? आगे बात करते हैं। तो ये बात आप लोगों को नोट करने वाला बात है कि एस ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS1 to 6। पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS2 NP1 to 6। तो चलो लगे हाथ इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। डी ब्लॉक का क्या होगा? हम एलिमेंट्स के बारे में चर्चा यहां बिल्कुल नहीं करेंगे, आप चाहें तो चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके बारे में बात हो रहा है? डी ब्लॉक का। डी ब्लॉक के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हैं ना, n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2। कभी कभी NS1 भी होता है। अरे अपवाद, एक्सेप्शंस पढ़े थे क्रोमियम और कॉपर में, वहां पे क्या कर रहे थे हम लोग? NS1 कर रहे थे और इधर 9 आ रहा था तो 10 कर दे रहे थे, या 4 आ रहा था तो 5 कर दे रहे थे। तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। इस वजह से ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। देखो बच्चा, ये जो लास्ट में आपको दिख रहा है, ये जो लास्ट में आपको सेल दिख रहा है, इसे क्या कहते हैं? वैलेंस सेल। वैलेंस सेल क्या कहते हैं इसको? वैलेंस सेल। बाहर का जो सेल है उसको हम क्या कहते हैं? वैलेंस सेल। क्या कहेंगे? वैलेंस सेल। और उससे एक कम, देखो ध्यान से, अगर यहां पर n है तो यहां पर क्या है? n-1, एक कम, उसको बोला जाता है पेनल्टीमेट सेल। पेनल्टीमेट सेल। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बातें जा रही है। लास्ट का सेल को क्या बोलेंगे? वैलेंस सेल। और उसके पहले वाला सेल को क्या बोलेंगे? पेनल्टीमेट सेल। उसके पहले वाला सेल को प्री पेनल्टीमेट सेल। समझ में आ रहा कि नहीं? पेनल्टीमेट सेल का मतलब क्या होता है? वैलेंस सेल के पहले वाला। वैलेंस सेल के पहले वाला सेल को क्या बोलेंगे? पेनल्टीमेट सेल। क्लियर है कि नहीं? पेनल्टीमेट सेल के पहले वाला सेल को क्या बोलेंगे? प्री पेनल्टीमेट सेल। ओके, जब जरूरत पड़ेगा फिर आगे बात करेंगे। फिलहाल जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने नोट कर लिया। एस ब्लॉक के लिए ये है, पी ब्लॉक के लिए आपका ये है और डी ब्लॉक के लिए आपका ये है। क्लियर है? आगे बढ़ जाए, हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस टॉपिक में, क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो यही है। मेन जो टॉपिक है वो क्या है? सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। क्या है टॉपिक इसमें? ऑक्सीडेशन नंबर, शिल्डिंग इफेक्ट, एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी। नहीं दिख रहा है तो इधर हट रहे हैं। आयनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उसके बाद क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैलेंसी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट।
ETC। और भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगे तो डिस्कस करेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो बच्चा, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज का मतलब है इन प्रॉपर्टीज का रिपीट होना। एक रेगुलर इंटरवल में, एक रेगुलर ग्रेडेशन में, एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद इनके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? रिपीट करते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? क्लियर है? तो एक एक करके सारे प्रॉपर्टीज को हमें सीखना है। सबसे पहले जो सीखना हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम शिल्डिंग इफेक्ट। दिस इज द न्यू वन फॉर यू गाइस, सो फोकस ऑन द क्लास। शिल्डिंग इफेक्ट को पढ़ने के लिए आपको फोकस्ड रखना बहुत जरूरी है क्योंकि नया है। दूसरा बात, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आने वाले जितने भी कंसेप्ट्स आप पढ़ेंगे, जैसे कि आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियाई, इन सब चीजों में इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इस वजह से शिल्डिंग इफेक्ट को हम पहला प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है जिसे हमें पढ़ना है, दैट इज शिल्डिंग इफेक्ट, जिसका एक और नाम है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट या शिल्डिंग इफेक्ट क्या है, इस बात को समझना है हमें। थ्योरी लिखा हुआ है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले मैं समझाऊंगा, फिर लाइन को पढ़ दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब समझते हैं व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट और शिल्डिंग इफेक्ट। ध्यान दीजिएगा कि कोई एटम लेते हैं हम, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं एटम का, सोडियम 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम बनाए हैं KLMN के हिसाब से, तो K में 2, L में 8, M में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एकदम बेसिक से बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा ताकि पकड़ पाए। तो बीच में सर सोडियम का क्या है? न्यूक्लियस है। ये फर्स्ट ऑर्बिट रहा, ये सेकंड ऑर्बिट रहा, ये थर्ड ऑर्बिट रहा। पता चल रहा है सबको? अरे पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा? फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। हमने ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां लगाया। नेक्स्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन सजा दिया। लास्ट में M में 1 इलेक्ट्रॉन आपको दिखेगा। सो सबसे बाहर का ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसे आप क्या कह रहे हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके कौन रखा है? तो बोलेंगे सर न्यूक्लियस। हाँ कि ना? नहीं तो निकल के भाग नहीं जाएगा। अरे भाई साहब, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड बिकॉज देयर आर प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, सो दीज प्रोटॉन्स विल कंट्रोल ओवर द इलेक्ट्रॉन्स। सो सबसे बाहर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको होल्ड करके, अट्रैक्ट करके कौन रखा है? न्यूक्लियस ऑफ द एटम। बट एट द सेम टाइम these electrons will repel this electron. Yes or no? जो अंदर में प्रेजेंट सेल है उनमें प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन बाहर में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो क्या होगा? तो जिस फोर्स से न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था उसमें क्या आएगा? कमी आएगा। यस और नो? क्या आएगा? कमी आएगा। और ये जो कमी आ रहा है फोर्स में, किस वजह से आ रहा है? ना इनर इलेक्ट्रॉन्स के वजह से आ रहा है। और ये इनर इलेक्ट्रॉन कर क्या है बाहर के इलेक्ट्रॉन के लिए? बिहेविंग एज अ स्क्रीन, बिहेविंग एज अ शील्ड। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये स्क्रीन बना के खड़ा है कि भाई तू इसको अट्रैक्ट करेगा, इससे पहले मैं इसको रिपेल कर दूंगा। समझ में आ रहा? वाई द नेम स्क्रीनिंग और शील्डिंग। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? चलिए पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। लिख रहा है अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। एक इलेक्ट्रॉन जिसमें, उसके बारे में बात मत करना भाई, ठीक है कि नहीं? मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम का बात हो रहा है। इज अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करता है? न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है।
एंड रिपेल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर सेल्स। इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कौन करता है? इनर इलेक्ट्रॉन्स। द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दिस अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन कर रहा है? न्यूक्लियस। रिपेल कौन कर रहा है? इनर इलेक्ट्रॉन्स रिपेल कर रहा है। सो अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स का जो कॉम्बिनेशन है एक्टिंग ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन पे दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक अट्रैक्शन और दूसरा रिपल्सन, दोनों ही काम कर रहे हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इस वजह से क्या एक्सपीरियंस होता है? ना एक्सपीरियंसेस लेस अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस, यस और नो। जिस फोर्स से न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता था, अब वो उस फोर्स से अट्रैक्ट कर पा रहा है? नो, नहीं कर पा रहा है। सो एक्सपीरियंस लेस अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड शिल्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। बोलिए समझ में आया कि नहीं? एकदम बच्चा जैसा समझाया यार, नहीं समझ में आया? अभी भी अगर नहीं फेंक के मारेंगे, हम बता दे रहे हैं, जब हम पढ़ा रहे होते हैं लिखा मत किया कीजिएगा। आप यहां पे जो लिखा वो अभी लिख रहे हैं, मत लिखिए, इधर ध्यान दीजिए। समझ में आया क्या बोले? यहां स्क्रीन बना के खड़ा हो गया नहीं भाई, अट्रैक्ट होने नहीं देंगे, ये रिपेल कर दे रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। सो दिस इफेक्ट, ये जो इफेक्ट है, इसी इफेक्ट को क्या कहा जाता है? स्क्रीनिंग और शिल्डिंग इफेक्ट। आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्क्रीनिंग इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। ये स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना होगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है कि अरे अंदर में कितना इलेक्ट्रॉन है। जितना ज्यादा अंदर में इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा इस इलेक्ट्रॉन को अंदर आने से रोकेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो लिख रहा है यहां पर, दैट इज हायर द नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर शैल बी द वैल्यू ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट। जितना ज्यादा अंदर में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा उतना ज्यादा बाहर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने से, कौन अट्रैक्ट कर रहा था? न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस को बाहर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने से उतना ज्यादा रोकेगा, उतना ज्यादा रोकेगा मतलब उतना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट या शिल्डिंग इफेक्ट होगा। ओके, तो ये बात को फिर कैलकुलेट किस हिसाब से कैसे करते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट को कैलकुलेट करने का तरीका होना चाहिए ना, ये किस तरीके से बताएंगे कि इसमें ज्यादा उसमें कम। सो दैट एक रूल लाया गया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। द स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट, क्या बोल रहा है? एक कांस्टेंट है, क्या नाम है उसका? स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल सिग्मा। इसका काम क्या है? टू इज डिटरमाइंड बाय स्लेटर्स रूल। एक रूल है, आगे जाकर के आप देखेंगे, ये आपका सिलेबस में नहीं है, ग्रेजुएशन के सिलेबस में है, डोंट वरी, हम बताएंगे। ये ग्रेजुएशन के सिलेबस में, आपके सिलेबस में नहीं है। क्लास 12 के सिलेबस में स्लेटर्स रूल नहीं, हम पढ़ाएंगे, लेकिन चिंता मत कीजिए, टेंशन मत लीजिए। स्लेटर्स रूल के मदद से आप क्या निकाल पाएंगे? सिग्मा निकाल पाएंगे। और ये सिग्मा निकालने का मतलब आप क्या निकाल पा रहे हैं? कि स्क्रीनिंग इफेक्ट किसका ज्यादा है, किसका कम है। मतलब जिसका सिग्मा का वैल्यू ज्यादा आएगा स्क्रीनिंग इफेक्ट उसका ज्यादा होगा, जिसका सिग्मा का वैल्यू कम होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट उसका कम होगा। ऐसे भी आपको कॉन्सेप्चुअली समझा चुके हैं कि जिस एटम के इनर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा होगा उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है ये बात? समझ में आ गया? तो स्लेटर्स रूल के हिसाब से हम सिग्मा को निकाल सकते हैं। तो हम स्लेटर्स रूल को ही समझ लेते हैं, बट पहले ही बता दे रहे हैं दैट इज नॉट इन योर बोर्ड सिलेबस। सो ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इस पॉइंट को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्मा, माने सिग्मा का वैल्यू का बात हो रहा है, इन केस ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स इंक्रीजेस in a period as well as in a group as the atomic number increases। क्या कह रहा है कि अगर हम S और P ब्लॉक का बात हो रहा है सिर्फ, और कुछ नहीं। अगर हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो पीरियड का बात हो रहा है, अगर हम टॉप टू बॉटम चलेंगे तो ग्रुप का बात हो रहा है। टॉप टू बॉटम मतलब ग्रुप, और लेफ्ट टू राइट का मतलब पीरियड। समझ में आ रहा? लेफ्ट टू राइट, और यहां पे क्या लिख रहा है? टॉप टू बॉटम। इन दोनों ही केस में आप बताइएगा जरा, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे एलिमेंट्स की तरफ, तो बताइए एटॉमिक नंबर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा बच्चा, तो अंदर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस सर, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा, इनर इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा। सिमिलरली ग्रुप में अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे तब भी तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा होगा यार। अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो अंदर में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का नंबर भी बढ़ेगा। अगर अंदर में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा तो सिग्मा का वैल्यू बढ़ेगा। सिग्मा इज नथिंग बट स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट। समझ में आ रहा? अब सिग्मा कैसे निकालते हैं
वी विल डिस्कस बाय द हेल्प ऑफ स्लेटर्स रूल। ध्यान दीजिए, अब हम आगे मूव कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हमारा टॉपिक है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हमने अभी समझा स्क्रीनिंग इफेक्ट या शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इस बात को एक बार और समझेंगे और डीप में चलेंगे चीजों की तरफ। तो हमने क्या किया था, अभी थोड़ा देर पहले एक एटम लिया था दैट इज सोडियम, और उसको हमने सजाया था इस प्रकार कि बीच में न्यूक्लियस है, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट और ये तीसरा ऑर्बिट, इस प्रकार बनाया था। और उसमें हमने इलेक्ट्रॉन को प्लेस किया था। पहला ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 2 थे, दूसरे ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन थे, और लास्ट जो सबसे आउटरमोस्ट ऑर्बिट था उसमें 1 इलेक्ट्रॉन थे। इस प्रकार हमने सजाया था। हमने ये बात किया था अभी थोड़ा देर पहले कि जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट होता है जिसे आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हो, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। न्यूक्लियस जिस फोर्स से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है उसे न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। दिस इज व्हाट, इसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियर चार्ज। एंड दिस इज नथिंग बट द नंबर ऑफ एटम्स, या फिर एटॉमिक नंबर बोलिए सीधा सीधा। वाई एटॉमिक नंबर? अरे नाम से सुनो यार, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब न्यूक्लियस के अंदर जितना चार्ज। न्यूक्लियस के अंदर कौन सा चार्ज? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है? जितना एटॉमिक नंबर है। इसीलिए हमने कहा न्यूक्लियर चार्ज किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज? द अट्रैक्शन फोर्स अप्लाइड बाय द न्यूक्लियस टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है कि नहीं? तो ये न्यूक्लियस आउटरमोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर चार्ज। और वो किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। क्यों, समझ में आया? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं उसको। आगे बात करते, हमने ये बात सीखा फिर कि बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, इनर इलेक्ट्रॉन्स है। ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है ये स्क्रीन बना करके तैयार है कि ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन, इसको ये लोग क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और ये जो रिपल्सन फोर्स है उसको किस तरह से निकाला जाता है? तो हमने बताया आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट से। लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट को निकालने का एक टर्म है जिसे हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट के नाम दिए थे, जिसे आप सिग्मा से इंडिकेट कर रहे थे, जिसे आप शिल्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ये क्या बताता है कि कितना फोर्स लगा रहा है इनर इलेक्ट्रॉन किस पर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। क्लियर है कि नहीं? द अमाउंट ऑफ फोर्स यू कैन से applied by the inner electron to the valence electron that is given by sigma. Sigma is nothing but screening constant or shielding constant. Okay, now अब एक बात बताइए कि जिस फोर्स से खींच रहा था, कितना फोर्स से खींच रहा था? जेड फोर्स से खींच रहा था। अब ये इस फोर्स को रोक रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना? रिपल्सन कर रहा मतलब रोक रहा है। तो जो ये अट्रैक्शन था इसमें क्या आया होगा? डिक्रीमेंट, कम हुआ होगा। और जितना कम हुआ है उसी को क्या कहते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एंड दिस कैन बी रिटन एज जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू, भैया जेड इफेक्टिव क्या होगा ना सर? इतना जोर से खींच रहा था। कितना जोर से? सर जेड जोर से खींच रहा था, लेकिन उसको अपोज करने वाला कौन आ गया? सिग्मा आ गया। तो जेड माइनस सिग्मा को क्या बोला जाता है? जेड इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर है कि नहीं? इसे कई बुक में जेड स्टार का नाम दिया गया है, ध्यान रखिएगा। जेफ बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? जेफ। बाकी आप जेड स्टार बोल सकते हैं, आपके बुक में लिखा हुआ है। आगे बढ़े हम, चलिए ध्यान दीजिएगा। हमने समझा दिया, अब लैंग्वेज को पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। ड्यू टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस लेस अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस। ऐसा होता है कि नहीं होता कि अंदर में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के वजह से क्या होता है? स्क्रीनिंग के वजह से जो अट्रैक्शन था न्यूक्लियस के तरफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। दिस ब्रिंग्स डिक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। इसके वजह से न्यूक्लियर चार्ज में क्या होता है? कमी आता है। एक्चुअली प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियस। एक्चुअली अगर अंदर में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस कितना फोर्स से खींचता? इसे हम क्या कहते हैं?
न्यूक्लियर चार्ज से खींचता है, दैट इज इक्वल टू जेड, जेड लिख देते हैं। लेकिन यहां पे इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में है और ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर के इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, तो जो अट्रैक्शन था उसमें कुछ कमी आएगा ना, इसलिए जेड से हमने घटा दिया किसको, स्क्रीनिंग कांस्टेंट को। स्क्रीनिंग कांस्टेंट ही क्या बताता है कि कितना रोक रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। द रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज, जो न्यूक्लियर चार्ज में क्या आया है, कमी आया है, इज टर्म्ड एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। समझा कि नहीं समझा? जो न्यूक्लियर चार्ज में क्या आया है, कमी आया है, उसी को हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सिंबल हम क्या दे रहे हैं, जेफ या फिर जेड स्टार, एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड स्टार लिखा हुआ है यहां पे। इट इज रिलेटेड टू एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज। भाई ये जो है किस पर डिपेंड करता है, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड कर रहा है, यहां लिखा हुआ है बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। फॉर्मूला कुछ और नहीं, जेड स्टार बराबर क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा। क्लियर है कि नहीं? एंड व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा का मतलब यहां लिखा हुआ है स्क्रीनिंग कांस्टेंट या सिल्डिंग कांस्टेंट आप कहते हैं। इसे स्लेटर्स कांस्टेंट भी कहा जाता है क्योंकि स्लेटर नाम का साइंटिस्ट ने इसका कैलकुलेशन करके बताया था, एक इंपेरिकल नोटेशन बताया था उन्होंने कि हाँ इस तरह से सिग्मा का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। बाकी आप इस तरह से ध्यान में रखिएगा कि सिग्मा का वैल्यू उस समय ज्यादा होगा जब नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगा। क्लियर है कि नहीं? आगे बात करते हैं। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट मैग्नीट्यूड ऑफ जेड स्टार इंक्रीजेस इन अ पीरियड व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट की तरफ चलते हैं उस समय जेड स्टार का वैल्यू इंक्रीज होता है। वाई जेड स्टार का वैल्यू इंक्रीज होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो एटॉमिक नंबर तो बढ़ता है, यस और नो। शिल्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता होगा, इनर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा बढ़ता है। समझ में आ रहा है? सिग्मा के कंपैरिजन में जेड ज्यादा बढ़ता है। इस वजह से क्या होता है कि जेड माइनस सिग्मा जो रिजल्ट निकल के आता है वो ज्यादा निकल के आता है। अगर जेड माइनस सिग्मा ज्यादा निकल के आता है मतलब जेड स्टार ज्यादा निकल के आता है। तो याद रखिए लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट क्या होगा, क्या होगा, जेड स्टार का वैल्यू बढ़ता जाएगा। मतलब लेफ्ट में जो रखा हुआ उसका जेड स्टार का वैल्यू कम है, राइट में जो लिखा हुआ उसका जेड स्टार का वैल्यू ज्यादा, और राइट में लिखा हुआ तो उसका जेड स्टार का वैल्यू और ज्यादा है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इट इज ऑब्जर्व्ड, अभी आप बोल रहे इट इज ऑब्जर्व्ड, हम ये बात अभी दिखाते हैं आप लोगों को, लेकिन आप लोग का गाली नहीं देना चाहते हैं, बस इतना ही बोलेंगे। ये बहुत अच्छा बात है, याद कीजिए ऐसी कि मैग्नीट्यूड ऑफ जेड स्टार इंक्रीजेस इन अ पीरियड व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब बाएं से दाएं जाते हैं जेड स्टार का वैल्यू घटता है, सॉरी बढ़ता है। जेड स्टार का वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज्ड। ओके। जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, किसी भी ग्रुप को पकड़ लीजिए, जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं जेड स्टार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जेड स्टार हैज नो इफेक्ट। समझ में आ रहा? ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। ठीक है, तो याद कर लीजिए। ऐसा बदमाशी कीजिएगा तो ऐसा ही क्लासेस चलेंगे, कोई उपाय नहीं। हम नोट्स से कुछ भी नहीं छोड़े हैं, इतना ही है, आपका सिलेबस में इतना ही है। लेकिन आपको बता दें स्लेटर्स रूल अगर समझते हैं तो ये बातें आपको दिख जाता है, कोई बात नहीं, अगले साल पढ़िएगा। अब जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो को और खींचना अच्छा नहीं रहेगा। इस वीडियो को हम यहीं पे क्लोज करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा आई थिंक लंबा होता जा रहा है। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा। अगर आपको कुछ नया चीज इसमें से सीखने को मिला है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और कोई डाउट रहे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।